भैया, ये जैसे ही गौरव को खजाने का डिब्बा मिला, मैंने जल्दी से उसका मुंह ढक दिया। चुप रहो, थोड़ा रुक जाओ। वेज ऑफ सर्वाइवल की दुनिया बहुत कठिन थी। वहां की ताकतवर सुप्रीम्स लोगों को मुश्किलों में फंसते देखना पसंद करते थे। वे जानबूझकर रास्ते में रुकावटें डालते थे। जो चीजें दूसरों को अपनी ओर खींचते थे, उनमें अक्सर कोई जाल होता था। यहां तक कि सिस्टम के मैसेज भी हमेशा भरोसेमंद नहीं होते थे। खजाने के साथ हमेशा अच्छी चीजें नहीं आती। सुप्रीम ब्लैक ड्रैगन नाराज है। यह वही ताकत थी जो काफी समय से चाहती थी कि मैं मर जाऊं। मैंने इंतजार किया। थोड़ी देर बाद खजाने के डिब्बे के पास कुछ परछाइयां दिखने लगीं। जमीनी चूहे आ गए थे। वो कुछ लेकर आए, उसे वहां फेंका और आपस में कुछ बात की। जैसे ही चूहों की संख्या बढ़ी, आसपास और भी रोशनी फैल गई। ये काली आग थी जो ब्लैक ईथर नाम की चीज से जल रही थी। कहा जाता था कि यह जगह डार्क रूट का मुख्य हिस्सा है, इसलिए यहां इतनी काली आग थी। तभी एक आवाज सुनाई दी। यह श्वेता की वजह से हुआ है। बोलने वाले को पहचानने की जरूरत नहीं थी। मैं उस आवाज को अच्छी तरह जानता था। मैंने चौंके हुए गौरव के कंधे को पकड़ लिया। अभी वक्त नहीं था सामने आने का। मेरी वजह से? तुम क्या कह रहे हो? हल्की रोशनी में दो लोग जमीन के चूहों के पकड़ में दिखाई दिए। उन्हें जमीन से निकली टहनियों से बांधा गया था। अगर श्वेता ने मेट्रो नहीं पकड़ी होती तो आज ये हालत ना होती। अब मेट्रो का इससे क्या लेना देना? श्वेता ये सब बकवास सुनकर भी शांति से जवाब दे रही थी। शायद वो बहुत अच्छी इंसान थी, या उसका मदद करने वाला स्पॉन्सर बहुत समझदार था। वो श्वेता जी, आप तो हमेशा साइकिल चलाती थी। हिमेश की आवाज डर के मारे कांप रही थी। वो उल्टी सीधी बातें कर रहा था। श्वेता ने गुस्से में कहा, रुको जरा, मेरी साइकिल तुमने चुराई थी क्या? अरे ये क्या कह रही हो? मैंने तो कहा था मैं तुम्हें अपनी कार में ले चलता। किसी की मदद ले लेनी चाहिए। साफ साफ बताओ, क्या तुमने मेरी बाइक चुराई थी? अब सब समझ में आ गया। यही वजह थी कि एक आदमी जो महंगी मर्सिडीज बेंज कार चलाता है, वो मेट्रो से सफर कर रहा था। असल में यह अजीब नहीं था। श्वेता को देखने वाले ऑफिस में ही नहीं, स्टेशन पर भी कई लोग थे, और वो देखने लायक थी भी। उसका स्वभाव अच्छा था और वो दूसरों से अच्छे से बात करना जानती थी। कठोर जज को हिमेश सैनी नाम का आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। हिमेश का चेहरा गुस्से से इतना लाल हो गया था कि अंधेरे में भी दिख रहा था। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। हाँ, मैंने किया, अब क्या कर लोगे? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं? ये चोरी है। किसी की चीज ले लेना गलत होता है। चोरी? बकवास मत करो। तुम्हें तो मेरी गाड़ी में पहले ही बैठ जाना चाहिए था। गोल्डन हेडबैंड वाला कैदी इस बेकार की बहस से चिढ़ गया है। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन अब कोई और तरीका नहीं था। मैंने चुपचाप हाथ में कांटा कस लिया। मैंने एक बार नहीं, कई बार पूछा कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन तुम हर बार मना करते रहे। मैंने पूरा जोर लगाकर कांटा फेंका। वो हिमेश के होंठ को हल्का सा चीरता हुआ अंधेरे में चला गया। वाह, ये क्या था? गोल्डन हेडबैंड वाला कैदी खुश हुआ है। आपको 100 सिक्के मिले हैं। रविंद्र जी, श्वेता ने मुझे आवाज दी, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं देख रहा था। गहराई से अजीब सी आवाज आई। ग्राउंड राइट्स के इलाके के उस पार अंधेरे में कुछ हलचल हुई, और फिर वो खतरनाक चीज सामने आई। डार्क रूट में उसका होना तय था। अंधेरे का पहरेदार आ सकता है। नई चुनौती शुरू हो गई है। मिशन पहरेदार को मारो शुरू हुआ। डरे हुए ग्राउंड राइट्स जैसे किसी राजा के सामने सिर झुका रहे हों, वैसे जमीन पर गिर गए। एक काली डरावनी आकृति सामने आई, ऐसी जैसे कोई मौत का देवता हो। गौरव का चेहरा डर से पीला पड़ गया। भैया, वो क्या है? डरो मत, सब ठीक है। फिर गौरव जमीन पर गिर गया और उसे उल्टी आने लगी। यह हैरान करने वाली बात नहीं थी। सिर्फ उस राक्षस को दूर से देखने पर ही बहुत डर महसूस हो रहा था। आसपास रेंगते कीड़े पहले ही मर चुके थे, और गौरव जो उन कीड़ों से जुड़ा था, उसका दिमाग भी बुरी तरह प्रभावित हो गया था। गौरव,
तुम लिविंग कम्युनिकेशन कितनी बार और कर सकते हो? मुझे लगता है 1 या 2 बार और कर सकता हूं। ठीक है, तो फिर तुम यहीं बैठकर थोड़ा आराम करो। मैंने गौरव को एक किनारे टिकाकर बिठाया और श्वेता और हिमेश की तरफ गया। हिमेश घबराया हुआ था और हड़बड़ा रहा था। ओ हुक, ये क्या हो रहा है? मैंने चाकू निकाला और उन दोनों को जकड़ रही टहनियों को काटा। मैंने चाकू से बस कुछ ही बार काटा कि जिन हिस्सों को चाकू ने छुआ वो टहनी गल गई और चाकू का ब्लेड भी पिघल गया। हां, यह किसी राक्षसी जीव की ताकत थी। दूर हट जाओ, मैंने कहा और जमीन के चूहे की हड्डी से बना हुआ हथियार उठा लिया। यह था ग्रेड 7 का अंधेरे का रक्षक। तबाही शुरू होने के बाद जो कई तरह के राक्षस आए थे, उनमें से डेमन प्रजाति बहुत खतरनाक थी। असल में जमीन के चूहों के खजाने डार्क पहरेदार जैसे डेमन को चढ़ावे की तरह दिए जाते थे। भले ही ताकत का स्तर एक जैसा हो, लेकिन डेमन प्रजाति बाकी राक्षसों से अलग और ज्यादा खतरनाक होती है। डार्क पहरेदार को उसके डेमन राजा का आशीर्वाद मिला हुआ है, काम्यूनांडेरू यीतुरा। डेमन प्रजाति की अपनी अलग भाषा होती है। ये अलग अलग डेमन किंग्स की पूजा करते हैं और डार्क रूट नाम की ताकत से कुछ शक्तियां भी पा लेते हैं। डार्क पहरेदार ने डर फैलाया है। आपकी स्पेशल स्किल फोर्थ वॉल ने उस डर का ज्यादातर असर खत्म कर दिया है। इसका मतलब था कि अगर आपने एक डेमन को मार दिया तो आप उसके डेमन राजा के दुश्मन बन जाते हो। ये तो रालन, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन हालत सही नहीं लग रहे थे। मैं इस समय लड़ाई नहीं चाहता था। मां, श्वेता, वो अब तक यहीं थी। मैंने कहा था पीछे रहो। उस राक्षस ने अभी मां कहा। मैंने थोड़ा सोचा, ये क्या हो रहा है? क्या सच में? शायद कारुदा, ये मेरा नू, क्या यह सही उच्चारण है? अकेतु। एक पल को लगा कि मैंने गलत सुना होगा, लेकिन नहीं, मैंने ठीक सुना था। और चौंकाने वाली बात यह थी कि डार्क पहरेदार ने सिर हिलाकर हां कहा। श्वेता देसाई ने स्किल इंटरप्रेटर लेवल 3 का इस्तेमाल किया है। हे भगवान, उसे सिर्फ इटालियन ही नहीं और भी भाषाएं आती हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वो क्या कह रहा है? वो बार बार कह रहा है, मां बन जाओ, मां बन जाओ। डार्क पहरेदार फिर चिल्लाया और श्वेता की ओर इशारा किया। श्वेता की आंखों में आंसू आ गए। मां, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। अब उस काले राक्षस ने हिमेश की तरफ इशारा किया। हिमेश डर के मारे पीला पड़ गया और घबराकर अपना मुंह पहुंचा। मुझे मां क्यों बना रहे हो? मैं तो बाप हूं। राक्षस की लताएं हवा में उठ गईं। एक लता उसके मुंह में घुस गई और उसका पूरा शरीर काला हो गया। ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज उसके गले से नीचे जा रही है। हां, यही मतलब था मां बनने का। मुझे याद आया कि ये राक्षसी जीव अपने बच्चों को दूसरों के शरीर में पैदा करते हैं। श्वेता जी, आप तो अभी बच्चा पैदा नहीं करना चाहती, है ना? बिल्कुल नहीं। श्वेता ने मेरी बात तुरंत समझ ली और जल्दी से पीछे हट गई। मैंने जमीन के चूहे वाली भाला उठाई और हिमेश के मुंह में घुसी लता को काट दिया। काला राक्षस गुस्से में चिल्लाया, कलिटुओ! राक्षसी लताएं धीरे धीरे मेरे भाले को तोड़ रही थीं, यहां तक कि वो नुकीली चीज जो एक बड़े समुद्री जानवर का पेट चीर सकती थी, वो भी इस राक्षस के शरीर में घुसते ही टूट जाती। इस बीच हिमेश दूर जा चुका था और श्वेता मेरी ओर देख रही थी। क्या जीतने का कोई मौका है? उसकी आंखें जैसे यही पूछ रही थीं। सच कहूं तो कोई मौका नहीं था। थोड़ी देर में मेरा भाला लगभग टूट ही गया। मेरा हाथ भी दर्द करने लगा। ये खजाने की रक्षा करने वाला राक्षस पकड़ा नहीं जा सकता था, ठीक वैसे जैसे यमुना ब्रिज वाला राक्षस नहीं पकड़ा जा सका था। असली योजना यह थी कि जैसे ही राक्षस गायब हो तब खजाना उठा लिया जाए, लेकिन हमेशा की तरह योजना बिगड़ गई। सिहुहाता, क्या तुम देख रहे हो? तुम्हें पता चल गया? एक सिहुहाता अंधेरे से निकल कर आया। मुझे उसका नाम नहीं पता था, लेकिन लगता था वो बोंगा का कोई भाई या रिश्तेदार है। मेरे लिए कोई चिट्ठी आई होगी, जल्दी दो। हे, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये बोंगा की चीज है। इस समय तुम ही बोंगा की जगह पर हो। क्या तुम देख नहीं रहे कि सुप्रीम्स गुस्सा हो रहे हैं?
गोल्डन हेडबैंड वाला कैदी नाम का सुप्रीम सिहुहता बिगरू को डांटना चाहता है। कठोर जज बिगरू को धमकी दे रहा है। सिहुहाता बिगरू डर के मारे कांप उठा। तो ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार। मुझे लगता है ये मजेदार होगा। उसने कुछ मंत्र जैसे शब्द बोले और एक्सचेंज शुरू हो गया। सामान एक्सचेंज से आ चुका है। आपको ब्रोकन फेथ नाम की वस्तु मिल गई है। सौदे के करार के कारण टैक्स नहीं लिया गया है। ब्रोकन फेथ, ये वही चीज थी जो मैंने आस्तिका नाग के डील के बदले एक्सचेंज पर दी थी, और अब आखिरकार वो मुझे मिल गई थी। अंधेरे का पहरेदार उस चीज को हवा में बनते देखकर हंसा। उसे देखकर हंसी आना लाजमी था, क्योंकि मुझे जो मिला वो सिर्फ एक टूटी हुई डी ग्रेड की छुरी थी। ये चीज बहुत पुरानी है, जल्दी टूट सकती है, और इससे कुछ खास नहीं किया जा सकता। यहां तक कि जिसने मुझे ये चीज दी थी वो सिहुहाता भी हंसी उड़ा रहा था। तुम इस पुराने टूटे हुए औजार से लड़ोगे, और बिना एक खास स्किल के तो इसे चलाना भी मुश्किल है। मुझे ये सब पता था। अगर नहीं पता होता तो मैं इसे खरीदता ही क्यों? मैंने गहरी सांस ली और ध्यान लगाकर उस चीज पर फोकस किया। हैंडल जोर जोर से कांपने लगा। बिगरू चौंक गया। यह कैसे हो गया? उसका हैरान होना सही था, क्योंकि ये वो स्किल थी जो मैंने उसके दोस्त से 10,000 कॉइन्स में खरीदी थी। अब उस टूटे हुए ब्लेड पर नीली रोशनी चमकने लगी। प्योर स्टार एनर्जी। आस्तिका नाग को मारने के बाद मैंने ये स्किल बोंगा से खरीदी थी। भले ही इसमें कुछ कमियां थीं, लेकिन फिलहाल इससे बेहतर कुछ और नहीं मिल सकता था। ब्रोकन फेथ ने आपकी स्टार एनर्जी पर प्रतिक्रिया दी है। ब्लेड ऑफ फेथ एक्टिवेट हो गया है। थोड़ी देर में उस टूटी हुई छुरी के किनारे से एक सफेद चमकीली आभासी तलवार निकल आई। ब्रोकन फेथ की असली ताकत तभी बाहर आती है जब उसमें स्टार एनर्जी डाली जाती है। अब अंधेरे रक्षक की टेंटेकल अचानक बहुत ज्यादा हो गए और मेरा पूरा नजरिया ढक लिया। मेरे शरीर की ताकत के हिसाब से मैं इन हमलों को झेल नहीं सकता था। डर लग रहा था, लेकिन अब मेरे पास एक मौका था, क्योंकि ब्रोकन फेथ राक्षसों से लड़ने के लिए सबसे बेहतरीन हथियार था। जैसे ही टेंटेकल्स उस ब्लेड से छुए, वे जलकर कटने लगे। अंधेरे रक्षक ने जोर से दर्द में चीख मारी, क्योंकि उसके टेंटाकल नष्ट हो रहे थे। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी जादुई ताकत कम हो रही है, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं थी। मैंने धीरे से छुरी चलाई। मैं कई बार उसकी लताएं नहीं काट पाया, क्योंकि मेरे पास लड़ाई की समझ वाला स्किल नहीं था और ना ही तलवार चलाने की ट्रेनिंग थी। इसलिए मैं छुरी अच्छे से नहीं चला पा रहा था। यह बिल्कुल सामान्य था, क्योंकि मैं कोई लड़ाकू नहीं, एक रीडर था, और एक रीडर पढ़े हुए ज्ञान से ही लड़ता है। गुण का असर। तुमने जो पन्ने पढ़े हैं उनकी यादें और तेज हो गई हैं। मेरे दिमाग में वेज ऑफ डिस्ट्रक्शन की लाइनें याद आने लगी। डार्क रक्षक का हमला आसान होता है। वो सबसे पहले ऊपर दाईं तरफ की लता से हमला करता है, फिर नीचे की एक लता से हमला करता है। उसकी लताएं दोबारा उगती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है। मैंने जो पढ़ा था वही इस्तेमाल किया। डार्क रक्षक की चीख निकली जब उसकी लताएं कट गईं। मैंने देखा कि दूसरी तरफ गौरव खड़ा था। वह छोटा बच्चा मुझे बहुत हैरानी से देख रहा था, लेकिन उसकी उम्मीदों के उलट मैं इस कहानी का मुख्य हीरो नहीं था। फिर भी मुझे एक बात पर भरोसा था। कारकू, मेडान, डरपू। डार्क कीपर ने सदमे से उठते हुए कुछ शब्द बोले। मैंने कुछ नहीं पूछा, लेकिन मेरे पीछे से श्वेता की कांपती हुई आवाज आई। तुम्हें उसके सारे कमजोरियां कैसे पता हैं? इसका मतलब वही था जो मैं सोच रहा था। मैंने हल्के अंदाज में जवाब दिया। मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूं। मुझे इस दुनिया के बारे में दूसरों से ज्यादा जानकारी थी। शायद हमारी लड़ाई बहुत लंबी चलती। खास स्किल कैरेक्टर मार्क अब इस्तेमाल की जा सकती है। नंबर 2, कैरेक्टर मार्क एक्टिव हो गया है। कैरेक्टर मार्क स्किल का लेवल कम है, इसलिए यह थोड़ी देर के लिए ही चलेगा। समय 1 मिनट। अच्छा हुआ कि मेरे पास यह स्किल थी, वरना मेरी हड्डियां टूट सकती थीं या मेरा खून जम सकता था। आपको उस कैरेक्टर की पूरी समझ नहीं है, इसलिए उसकी स्किल का बस थोड़ा हिस्सा एक्टिव हुआ है। हथियार ट्रेनिंग लेवल 1 शुरू हो गई है, लेकिन इसका ज्यादा फायदा नहीं हुआ।
सच कहूं तो अब मेरे पास और कुछ करने की ताकत नहीं बची थी। मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी और उन टैटाकलों के बीच से भाग निकला। तेज कटने जैसी आवाज आई। मेरे आसपास की जगह एकदम से घूमती हुई लगी। बस सफेद रोशनी की एक धार और कुछ काटने जैसा एहसास बाकी रह गया। आपकी हितेश राजपूत नाम के कैरेक्टर की समझ अब और बढ़ गई है। नंबर 2 कैरेक्टर मार्क अब बंद हो गया है। ऐसा लगा जैसे मेरा सारा दम खत्म हो गया हो। मैंने जो कुछ था एक ही वार में झोंक दिया। फिर थोड़ी देर बाद हवा में एक डरती हुई आवाज सुनाई दी। सर सुप्रीम्स, क्या तुम सबने देखा? मैंने गलत नहीं देखा ना? यह आवाज सिहुहाता बिगरू की थी, जो अपना काम भूल चुका था। वैसे हैरान होना लाजमी था। कुछ सुप्रीम को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। ब्लैक ड्रैगन नाम का सुप्रीम गुस्से से जल रहा है। मेरे सामने ग्रेड 7 का एक बहुत ताकतवर राक्षस जमीन पर पड़ा था, जिसके टैटाकल्स कट चुके थे। गोल्डन हेडबैंड का कैदी नाम का सुप्रीम खुश होकर अपने बाल खींच रहा है। आपको 500 कॉइन मिले हैं। कटे हुए टैटाकल जमीन पर पड़े थे और पास के चूहे या तो मर चुके थे या डर के मारे भाग चुके थे। सामने सिर्फ अंधेर रक्षक जमीन पर पड़ा था, जो जोर जोर से सांस ले रहा था और उसके होंठ हिल रहे थे। कि असल में ग्रेड 7 का यह राक्षस बहुत ही खतरनाक था और मैं उससे अकेले नहीं लड़ सकता था, इसलिए मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। मैं चंद्रशेखर जितना ताकतवर नहीं था और न ही मेरे पास हितेश जैसा कोई खास स्पॉन्सर था। जो बहुत ज्यादा सोचने वाले सुप्रीम हैं, वे आपकी तैयारी की तारीफ कर रहे हैं। आपको 200 कॉइन दिए गए हैं। मेरे पास बस थोड़ी ज्यादा जानकारी थी, जो दूसरों से बेहतर थी, लेकिन कभी कभी जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। उसी जानकारी का नतीजा था। अब मेरे हाथ में एक सफेद रोशनी वाली तलवार थी। शुरुआत में ही ईथर ब्लेड। सुप्रीम्स, क्या यह सच है? अच्छी बात यह थी कि मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सिहुहाता खुद ही सब बता रहा था। ईथर ब्लेड एक खास तकनीक थी जो सबसे ताकतवर स्पॉन्सर वाले योद्धा इस्तेमाल करते थे। इसे मार्शल आर्ट्स की कहानियों में एनर्जी ब्लेड भी कहते हैं। वैसे ये असली ईथर ब्लेड नहीं है। असली वाला इससे भी ज्यादा ताकतवर होता है। हां, सही कहा। असल में ये ब्रोकन फेथ नाम की तलवार है, जिसने सफेद ऊर्जा को सोखकर ब्लेड बनाया है। सिहुहाता बेवकूफ नहीं था, उसे अच्छी समझ थी। कमाल है, उस बोंगा के चैनल में ऐसा बंदा भी है। इसी बीच ब्रोकन फेथ बंद हो गई। ब्रोकन फेथ की ताकत खत्म हो गई है। अब यह आइटम काम नहीं करेगा। थोड़ा अफसोस तो हुआ, लेकिन इसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब मुझे साइट मिशन पूरा करने का इनाम दो। हां, रुको 1 मिनट। बिगरू ने हवा में कुछ टाइप किया और फिर मैसेज आया। आपने साइड मिशन पूरा कर लिया है। आपको 500 कॉइन मिले हैं। कुछ सुप्रीम आपकी जीत से खुश हैं। इनाम थोड़ा कम था, क्योंकि मैंने उस अंधेर रक्षक को मारा नहीं था। वैसे क्या तुम उसे मारोगे नहीं? बिगरू मुझे उम्मीद से देख रहा था। मैंने थकी हुई सांस ली और जमीन पर पड़े डार्क रक्षक को देखा। फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी को मारने में यकीन नहीं रखता। नहीं मारना। हां, मैं ऐसे ही इंसान हूं। कठोर जज नाम का सुप्रीम इंप्रेस हुआ है। आपको 100 कॉइन और मिले हैं। असल में यह सब झूठ था। षड्यंत्रकारी मुस्कुरा रहा है। आपको 100 और कॉइन मिले हैं। बिगरू घबरा गया और बोला, प्लीज उसे मार दो। अगर तुमने उसे मार दिया तो तुम पहले बनोगे जिसने ग्रेड 7 डेमन को मारा, और मैं तुम्हें 7000 कॉइन दूंगा। क्या तुम्हें पता है 7000 कॉइन कितने होते हैं? मैं इसे नहीं मारूंगा। मुझे इनाम वाला बॉक्स खोलना है, इसलिए जरा हट जाओ। मैंने सामने खड़े परेशान करने वाले बिगरू को साइड किया। मैं असल में अंधेर रक्षक को मारने नहीं आया था। तो ग्रेड 7 का राक्षस अंधेर रक्षक मारा गया है क्या? एक तरफ सिहुआता हंसी रोक नहीं पा रहा था और दूसरी तरफ डार्क रक्षक मर चुका था, जिसकी छाती में चाकू था। हा 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 हा, अब मैं ताकतवर बन सकता हूं। रविंद्रनाथ बेवकूफ, तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला। चाकू पकड़े खड़ा था हिमेश। मुझे समझ आ गया था क्या हुआ। फिर अचानक मेरे कानों में कई सिस्टम मैसेज गूंजे। पहली बार ग्रेड 7 का राक्षस मारा गया है। एक बहुत मुश्किल काम पूरा हुआ है। आपको 8000 कॉइंस मिले हैं। योगदान देने वाले रविंद्रनाथ सिंह,
हिमेश सैनी। शायद ये मैसेज हिमेश को भी दिखे, क्योंकि मैंने आखिरी बार नहीं किया, इसलिए मुझे थोड़े ही कॉइन्स मिले। लेकिन हिमेश तो खुशी से पागल हो रहा था। न मारना बेवकूफी है, जब पूरी दुनिया जल रही है तब मारना ही ठीक है। तुम्हारे जैसे लोग नहीं बच सकते, समझे? लेकिन तभी हिमेश चुप हो गया। अब उसे समझ आ गया था कि उसने क्या कर दिया है। ग्रेड 7 का राक्षस मारा गया है और राक्षसों का राजा तारकासुर को हत्यारे के बारे में पता चल गया है। अब तारकासुर उसे तब तक मारेगा जब तक वह मर न जाए। उसने हत्यारे पर एक भयानक कर्ज लगा दिया है। अंतिम वार करने वाला हिमेश सैनी। ये क्या मैसेज है? हिमेश डरते हुए चिल्लाया। षड्यंत्रकारी नाम की सुप्रीम तुम्हारी चालाकी से खुश है। मैंने पहले ही कहा था ना, मैंने जानबूझकर उसे नहीं मारा था। षड्यंत्रकारी ने तुम्हारी यह मूवमेंट को स्टार स्ट्रीम पर भेजा है। हिमेश ऐसे देख रहे थे जैसे उनकी आत्मा ही निकल गई हो। तारकासुर नाम के राक्षस राजा का कर्ज एक हत्यारे के लिए सबसे बुरा होता है। मुझे नहीं पता था कि वह श्राप क्या करता है, लेकिन इतना जरूर था कि वो बहुत भयानक था। मैंने पीछे देखा, हिमेश और श्वेता हमें अजीब सी नजरों से देख रहे थे। मैंने ऐसे मुस्कुराया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चलो अब इनाम खोलते हैं। थोड़ी देर बाद हमने खजाना ढूंढना शुरू किया और हर किसी ने एक एक चीज निकाली। मुझे ये मिला और मुझे ये। श्वेता को एक छोटा कंगन मिला और गौरव को एक पुरानी ढाल। जादू शक्ति बढ़ाने वाला कंगन, पुरानी लोहे की ढाल। ये दोनों ही डी ग्रेड की चीजें थीं, लेकिन कुछ न मिलने से तो ये बेहतर ही थी। कंगन सबके लिए काम आ सकता था और ढाल हितेश के लिए अच्छी थी। नाम में लोहा लिखा था और ये इस धरती के लोहे से भी ज्यादा मजबूत था। श्वेता ने थोड़ी निराश होकर कहा, उतना अच्छा नहीं निकला जितना सोचा था। वो सही थी, इसे खजाना कहना भी कुछ ज्यादा लग रहा था। चंद्रशेखर जो कल यहां से गया था, शायद उसने पहले ही यहां से सब ले लिया था। उसे पता था कि राक्षस से लड़ना जोखिम भरा होगा, इसलिए पहले ही मौका देखकर सब चुरा लिया। हम बस उसी जगह से थोड़ा बचा कुचा सामान उठा रहे थे। कोई बात नहीं, असली चीज तो अब भी बची है। मैंने गोदाम के बीच में रखे काले डिब्बे की तरफ देखा। हमने समय बर्बाद नहीं किया और उसे खोल दिया। डिब्बे में एक छोटा चूल्हा था, इतना छोटा कि जेब में आ जाए। इसे चूल्हा कहना भी अजीब लग रहा था। जादू शक्ति से चलने वाला चूल्हा। जैसा मैंने सोचा था, यह चीज अब भी यहीं थी। असल में यही चीज इस छोटे से मिशन की सबसे जरूरी चीज थी। जादू चूल्हा हर इंसान सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकता है। चंद्रशेखर ने पहले ही एक ले लिया था, तो अब बस 2 बचे थे। यह है क्या? शायद मुझे पता है कि यह क्या करता है। मैंने जानबूझकर थोड़ा ड्रामा किया। चूल्हे में जादू डाला और एक मरे हुए चूहे की टांग को ऊपर उठाया। यह देखने में मजेदार था, क्योंकि वह खाना किसी प्लेट में आने लायक नहीं लग रहा था। लेकिन सिर्फ 5 सेकंड में जमीन वाले चूहे की टांग में कमाल का बदलाव आ गया। वाह, कितनी स्वादिष्ट खुशबू है! एक मीठी खुशबू फैल गई और चूहे की टांग सुनहरी हो गई। लेग पीस! गौरव खुशी से चिल्लाया। श्वेता ने जल्दी पूछा, क्या हम इसे खा सकते हैं? मैं पहले छक कर देखता हूं। मैंने तेल से भरी हुई टांग उठाई और उसमें काट लिया। मांस से रस निकल रहा था। मैं तो चबाना ही भूल गया और आंखें बंद कर लीं। इसका स्वाद किताब में पढ़ने से बिल्कुल अलग था। कुछ सुप्रीम्स लार टपका रहे हैं। सुप्रीम्स ने तुम्हें हस्ट कॉइन दिए हैं। ब्लैक ड्रैगन नाम का तारा अपनी लार निगल गया है। गोल्डन हेडबैंड वाला कैदी नाम का सुप्रीम नाखून चबा रहा है। ऐसे कई मैसेज लगातार आने लगे। सच में खाना ही वो चीज थी जो सबको जोड़ देता है। खा लो, मुझे लगता है ये ठीक है। मेरे इतना कहते ही दोनों लोग मांस पर टूट पड़े। वे 3 दिन से ठीक से खाना नहीं खा पाए थे, इसलिए बहुत भूखे थे। हिमेश अब थोड़ा ठीक लग रहा था और धीरे धीरे पास आया। रविंद्र जी, मैं एक पल के लिए पागल हो गया था। खा लो, बाकी बात की चिंता मत करो। तो थैंक यू, लेकिन खाकर भूत बन जाओगे। क्या? हिमेश का चेहरा डर से एकदम सफेद पड़ गया। मैंने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि वह सच में मर सकता था, क्योंकि तारकासुर का पीछा इतना खतरनाक था कि चंद्रशेखर जैसे ताकतवर इंसान के लिए भी उससे बचना आसान नहीं था।
हमने हर किसी ने एक एक टांग ली और खाना शुरू कर दिया। हम सब साथ में मांस खा रहे थे क्योंकि शुरू से अब तक की घटनाओं के बाद हम बहुत भूखे थे। इंसान भूख लगने पर ऐसा ही करते हैं। सब लोग चुपचाप खाना खा रहे थे। शायद ये उस जादुई चूल्हे की हल्की रोशनी की वजह से था, लेकिन मुझे थोड़ी इमोशनल महसूस हो रही थी। किसी को मारना और फिर उसे खाना, जिंदा रहने के लिए, यही इंसान की जिंदगी है। पहले भी ऐसा होता था, लेकिन आज ये सब कुछ नया नया सा लग रहा था। अचानक मैंने ऊपर देखा और श्वेता की आंखों से मेरी नजर मिल गई। वो जैसे होश में आई और अचानक बोल पड़ी, मैं कितनी यूजलेस हूं। हम रविंद्र जी ने इतनी मेहनत की और मैं बस ऐसे ही खा रही हूं जैसे कोई सुअर। मैं तो कोई मदद भी नहीं कर पाई। नहीं श्वेता, ऐसा नहीं है। लेकिन रविंद्र जी को यह सब कैसे आता है? आपको खाना बनाना भी आता है और खाना भी। अरे वो, हाँ, आपने जरूर बहुत सारी फैंटेसी किताबें पढ़ी होंगी, है ना? मुझे तो पता ही नहीं था कि दुनिया ऐसी हो जाएगी। मैं तो बस इटालियन भाषा याद कर रही थी। यह सब सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं उसे दिलासा देने के लिए बोला, आपने विदेशी भाषाएं पढ़ी हैं, तभी तो आप राक्षसी भाषा समझ पाई। हालांकि सच कहूं तो यह ज्यादा काम की बात नहीं थी। अच्छा, धन्यवाद रविंद्र जी। मैं श्वेता की तरफ मुस्कुराया और अपनी जगह से उठ गया। बाकी लोग फिर से खाना खाने में लगे हुए थे। मैं थोड़ा ब्रेक लेने के लिए पीछे चला गया। असल में वो जादुई चूल्हा जरूरी था, लेकिन मेरी असली दिलचस्पी किसी और चीज में थी। मैंने उस काले डिब्बे को ध्यान से देखा जिसमें वो चूल्हा रखा था। हां, यही असली चीज थी, इसमें कोई शक नहीं। चंद्रशेखर, जिसने वो चूल्हा लिया था, शायद इस डिब्बे के बारे में नहीं जानता था। यहां की असली कीमती चीज यही ब्लैक बॉक्स था। असल कहानी में चंद्रशेखर को इसके बारे में छठी बार टाइम ट्रैवल के बाद पता चला था। सबसे पहले इसे किसने खोजा था? शायद कोई थी जिसका नाम मेड था। मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन शायद ऐसा ही कुछ था। शुरुआती इलाकों में कुछ अजीब डिब्बे होते हैं, अगर उनमें कुछ रखा जाए तो। इसी वक्त मेरी नजर श्वेता से फिर मिली। यह डिब्बा किस काम का है? हाँ, अरे ये तो। श्वेता ने डिब्बे की तरफ देखा। उस पर कोई अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था। क्या वो इन्हें पढ़ सकती थी? रैंडम आइटम बॉक्स? ओह नहीं, तभी तो दूसरी भाषा जानना जरूरी होता है। ओह, वो मतलब यही है। मुझे थोड़ा शर्म आ गई। श्वेता जोर से बोली, जल्दी से इस्तेमाल करो रविंद्र जी। क्या सच में कर सकता हूं? हाँ हाँ हाँ। गौरव ने जोश से सिर हिलाया। इतना मत सोचो, यहां जो भी चीजें मिलेंगी वो तुम्हारी हैं। ये तो साफ बात है। ठीक है, अब पकड़ा गया हूं तो जल्दी से कर ही लेता हूं। तो फिर मैं इसे ठीक से इस्तेमाल करता हूं। कुछ सुप्रीम्स तुम्हारे फैसले से खुश हैं और सिर हिला रहे हैं। मैंने अपनी जेब से ग्रेड 7 डेमन का कोर निकाला। ये मैंने उस मरे हुए डार्क रक्षक से निकाला था। फिर मैंने ब्रोकन फेथ निकाली, जो अब टूट चुकी थी। असली कहानी के हिसाब से इस बॉक्स का इस्तेमाल आसान था। किसे पता था इसमें एक स्पेशल कॉइन वाला आइटम मिलेगा? मैंने डेमन कोर और ब्रोकन फेथ दोनों उस बॉक्स में रख दिए। हाँ, मुझे यकीन नहीं। सच में, कुछ आइटम डालो और बॉक्स बंद कर दो। सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता था कि क्या होगा जब मैं ये दोनों चीजें डालूंगा, लेकिन इतना पता था कि कुछ बड़ा मिलेगा। एक बेहतरीन आइटम तो जरूर निकलेगा। कुछ ही पल में उस बंद बॉक्स से तेज चमकती रोशनी निकली। लिमिटेड रैंडम आइटम बॉक्स है। वेज ऑफ सर्वाइवल नाम की कहानी में यह एक खास कॉइन से खरीदा जाने वाला आइटम था, जो किसी पुराने मिशन में लिमिटेड एडिशन के तौर पर बेचा गया था। अरे नहीं, यह चीज यहां कैसे आ गई? बिगरू डर के मारे चिल्लाया। इसे तो रिलीज के बाद ही बैन कर दिया गया था। असल में इस आइटम का इस्तेमाल करने का नियम थोड़ा मुश्किल था। यह आइटम आर्टिसिक्स ड्वारा नाम के मिशन शुरू होने से भी बहुत पहले आया था। सुप्रीम स्ट्रीम नाम की एक संस्था ने इसे बैन कर दिया था, क्योंकि यह खेल का संतुलन बिगाड़ देता था। अगर आप इसमें कोई भी आइटम डालते तो यह हमेशा एक बहुत अच्छा और ताकतवर आइटम दे देता था। इसी वजह से इसे बैन करना पड़ा, और इसकी कीमत थी 10 लाख कॉइन। सुप्रीम्स इस चीज पर बहुत नाराज हो गए थे, और जिसने ये आइटम बनाया था
उस सिहुआता को नौकरी से निकाल दिया गया था। मुझे नहीं पता ये यहां क्यों है। ही ब्रॉडकास्ट बंद। BI 740 चैनल अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। बिघरू ने डर कर चैनल बंद कर दिया और सारी आवाजें चली गईं। मुझे थोड़ा अफसोस हुआ कि मैं सुप्रीम की प्रतिक्रिया नहीं देख पाया, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता था। बॉक्स हिलने लगा। चुनाव शुरू होने वाला था। एक जैसी टाइप के आइटम डालने पर एक तलवार टाइप आइटम मिलेगा। चुनाव शुरू हो गया है। यह बॉक्स उस तरह के आइटम देता था जैसा आप उसमें डालते थे, और रैंक कुछ भी हो सकती थी, C से लेकर SSS तक। सब कुछ किस्मत पर निर्भर था। जो आइटम आपने डाला है वो एक खास सुप्रीम से जुड़ा है। उस सुप्रीम से जुड़ा आइटम मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, यह सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया, लेकिन यह मेरे लिए बुरा नहीं था। मेरे हाथ पसीने से भीग गए थे। मैंने कभी किसी गेम में इतने टेंशन के साथ रैंडम आइटम नहीं खरीदा था। प्लीज एक अच्छा आइटम मिल जाए। एक टॉप क्लास आइटम मिल गया है। अब आपके पास कोई और रैंडम बॉक्स नहीं बचा है। बॉक्स अब हिलना बंद हो गया और उसकी हल्की चमक भी कम हो गई। मैंने श्वेता और गौरव को देखा। दोनों की आंखें चमक रही थीं। खोलें इसे। हाँ, हमने बॉक्स खोला। वाओ! गौरव इतना चौंक गया कि जोर से चिल्लाया। सच कहूं तो यह आइटम वाकई जबरदस्त था। सिल्वर रंग की शानदार शील्ड और सफेद ब्लेड। थोड़ा थोड़ा यह तलवार ब्रोकन फेथ जैसी दिख रही थी। मैंने जल्दी से उसका इंफॉर्मेशन देखा। आइटम जानकारी, नाम अनब्रोकन फेथ, रेटिंग सुप्रीम से जुड़ा बहुत ही दुर्लभ और दिव्य आइटम। विवरण, यह तलवार कभी कैनिक्स नाम के एक महान हीरो की थी जिसने डेमन युग के समय में ग्रूशियार्ड नाम की सेना का नेतृत्व किया था। उसकी खास ईथर ताकत से बनी यह तलवार ब्लेड ऑफ फेथ कहलाती थी, जिसमें फायर, अंधेरा और दिव्य शक्ति तीनों थीं। अतिरिक्त गुण, यह तलवार पकड़ने वाले की ताकत और स्टैमिना को 2 लेवल तक बढ़ा देती है। मैं चुप रह गया। क्या यह सच था? यह कोई मामूली चीज नहीं थी, बल्कि एक सुप्रीम कैटेगरी आइटम था। रविंद्र जी, यह तो बहुत बड़ी चीज लग रही है ना? हां, यह सच में बहुत खास चीज थी। वेज ऑफ सर्वाइवल की दुनिया में सुप्रीम कैटेगरी में वो चीजें थीं जिन्हें किसी ग्रेड जैसे ABC में नहीं रखा जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये चीजें बहुत खास और ताकतवर होती थीं। हर एक सुप्रीम आइटम में किसी सुप्रीम की शक्ति होती थी। ये शक्ति इस बात पर निर्भर करती थी कि वह सुप्रीम कितना प्रसिद्ध है और कितना ताकतवर है। इसलिए ये आइटम बहुत कीमती होते थे। इस आइटम ने मेरी ताकत और स्टैमिना दोनों को 2 पॉइंट बढ़ा दिया था, जबकि A ग्रेड का आइटम सिर्फ 1 पॉइंट ही बढ़ाता है। यानी ये तो S ग्रेड से भी ऊपर की चीज थी। चंद्रशेखर को अब तक ऐसा आइटम नहीं मिला था। मैंने श्वेता और गौरव की तरफ देखा। क्या मैं इसे सच में रख सकता हूं? बिल्कुल, यह तो अब रविंद्र जी का ही है, श्वेता ने जवाब दिया और गौरव ने खुशी से सिर हिलाया। मैंने हिमेश की तरफ देखा, लेकिन वो तो बस ग्राउंड राइट का मांस खा रहा था और कुछ बड़बड़ा रहा था। मुझे लगा था वो इस चीज को लेने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ा अजीब लगा। आपको एक सुप्रीम आइटम मिला है। इस सुप्रीम आइटम का असली मालिक आपके बारे में जानना चाहता है। इससे पता चला कि वह सुप्रीम अभी भी कहीं मौजूद है। बाद में मैं इसे ढूंढूंगा। अब हमें वापस चलना चाहिए। वहां बहुत सारे ग्राउंड राइट्स हैं। हम सिर्फ मैजिक स्टोव लेकर लौट सकते हैं, लेकिन हम वापस जाएंगे कैसे? गौरव की ताकत से कोई दिक्कत नहीं होगी। वो लिविंग कम्युनिकेशन स्किल यूज करेगा और लेकिन गौरव थोड़ा परेशान लग रहा था। भैया, क्या हुआ? यहां आसपास कोई कीड़ा नहीं है। तभी मुझे ध्यान आया, जब मैं अंधेर रक्षक से लड़ रहा था तब दबाव के कारण सारे कीड़े मर गए थे। मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। सच में एक भी नहीं बचा। अगर थोड़ा आगे जाकर देखें तो शायद दुनिया में कीड़े तो बहुत हैं, लेकिन गौरव अब भी दुखी लग रहा था। एक है जिसे मैं बुला सकता हूं। उसने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। रविंद्र जी, कुछ अजीब नहीं लग रहा? गौरव की आंखें सुस्त हो रही थीं। फिर उसकी नाक से खून बहने लगा। गौरव! तभी ऊपर से जमीन हिलने लगी, धूल गिरने लगी। यह झटका जमीन के ऊपर से आ रहा था। मुझे डर लगने लगा। धड़म! गौरव, होश में आओ। हाँ,
भैया, उसकी आंखें फिर सामान्य हो गईं। गौरव, स्किल बंद करो अभी। गौरव ने स्किल रोक दी और जमीन का हिलना भी रुक गया। मैंने चैन की सांस ली। ऊपर जमीन पर बहुत खतरनाक राक्षस घूम रहे थे, जैसे ग्रेड 7 का राइनो, और एक था इंसेक्ट किंग। नाम से ही लग रहा था कि वो कीड़ों का राजा था। तुमने तो... मैंने बस उसका सिर सहलाया। वो तो ऊपर से इंसेक्ट किंग बुलाने वाला था, जैसे वो कीड़ों का राजा हो। हम तो मर ही जाते। अभी के लिए ये स्किल बंद रखो, जब तक मैं ना कहूं इसे दोबारा मत यूज करना, समझे? हां, गौरव ने उदासी से जवाब दिया। अब हमारे पास बस इंतजार करने का ही रास्ता था। हम अंधेरे में खो सकते हैं। थोड़ा और इंतजार करते हैं, जब पास में छोटे कीड़े दिखें तब आगे बढ़ेंगे। यह जगह दिखने में आसान लगती थी, लेकिन अंधेर हिस्सा बहुत खतरनाक थी। अगर जरा सी भी गलती हो जाती तो कोई इंसान 1-2 दिन तक गायब हो सकता था। तभी श्वेता ने हाथ उठाया। अगर सिर्फ बाहर निकालने की बात है तो मैं गौरव की जगह यह कर सकती हूं। कैसे? मैं पूछना चाहता था कि क्या वह अंधेरे से बात करेगी, लेकिन मुझे लगा यह मजाक जैसा लगेगा, तो रुक गया। श्वेता ने थोड़ी झिझकते हुए जवाब दिया, मेरे पास भी कुछ वैसी ही एक स्किल है। जब मैंने सोचा तो मुझे ध्यान आया कि मैं अब तक श्वेता की शक्ति और स्पॉन्सर के बारे में कुछ नहीं जानता था। तुम्हारी स्किल क्या है? वो थोड़ा जटिल है, समझाना मुश्किल है। जटिल? माफ करना, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम्हारी शक्ति क्या है? श्वेता इस कहानी की असली किरदार नहीं थी, इसलिए मुझे उसकी शक्ति के बारे में कुछ नहीं पता था, जैसे कि गौरव और हिमेश के बारे में भी नहीं था। वो श्वेता ने मुश्किल में पड़ने वाला चेहरा बनाया। काश मैं उस पर कैरेक्टर लिस्ट स्किल इस्तेमाल कर पाता। मैंने एक बार फिर कोशिश की। कैरेक्टर लिस्ट स्किल एक्टिवेट हो रही है। यह व्यक्ति लिस्ट में नहीं है। वाकई, लेकिन एक और मैसेज आया। इस व्यक्ति की जानकारी इकट्ठी की जा रही है। क्या ऐसा मैसेज पहले कभी नहीं आया था? जब श्वेता ने इंटरप्रेटर स्किल इस्तेमाल की थी, तब भी कुछ अजीब सिस्टम मैसेज आया था। क्या हो सकता है कि कैरेक्टर लिस्ट कुछ समय बाद अपडेट हो गया हो? मैंने सोचा कि अब और ज्यादा सवाल पूछना ठीक नहीं होगा। ठीक है, भूल जाओ मैंने क्या पूछा था, और अच्छा काम किया। आगे से किसी को भी अपनी शक्ति मत बताना। ऐसा नहीं है, मैं रविंद्र जी पर भरोसा करती हूं, लेकिन उसके चेहरे से नहीं लग रहा था कि वो पूरी तरह भरोसा कर रही है। तभी मुझे एक और ख्याल आया। क्या तुम मुझे अपने स्पॉन्सर के बारे में थोड़ा बता सकती हो? श्वेता ने सिर झुका लिया। माफ करना। उसके होंठ कांप रहे थे और शब्द बहुत धीरे निकले। शायद उसके और स्पॉन्सर के बीच कोई ऐसा वादा हुआ हो कि वो जानकारी नहीं बता सकती, या फिर अगर उसने कुछ कहा तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। मुझे नहीं पता उसका स्पॉन्सर कौन था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो उसे सीरियसली ट्रेन कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं समझ गया। थैंक यू। उसका शुक्रिया कहना जरूरी नहीं था। वो मुझे अपना स्पॉन्सर नहीं बता सकी। ये बात मुझे थोड़ा बेचैन कर रही थी। एक रीडर होने के नाते मैं कहानी की खाली जगहें भरना चाहता था। तो चलो, अपनी स्किल इस्तेमाल करो। श्वेता की उंगलियों से एक हल्का चमकता हुआ धागा निकला और आगे की तरफ बढ़ने लगा। जब मुझे किडनैप किया गया था, तब मैंने एक धागा बांध दिया था। धागे का एक सिरा मुझसे जुड़ा था और दूसरा शायद बाहर की तरफ, शायद हितेश या हासना से। चलो चलते हैं। श्वेता के पास यह स्किल पहले से नहीं रही होगी। ये उसके स्पॉन्सर ने दी थी। वैसे ये धागा भूल भुलैया से निकलने का रास्ता दिखा रहा था। मुझे लग रहा था ये किसी ऐसे सुप्रीम की ताकत है जिसे मैं जानता हूं। BI 740 चैनल खुल गया है। मुझे फिर से सुप्रीम्स के मैसेज आने लगे। कई सुप्रीम्स ने चैनल की कंट्रोल सिस्टम पर कब्जा करने की कोशिश की है। ब्लैक ड्रैगन यह जानना चाहता है कि रैंडम आइटम बॉक्स से क्या निकला। अरे, तो इन्हें अभी तक नहीं दिखा। क्या ही अफसोस की बात है। अरे यार, इस बंदे ने मेरे चैनल के साथ फिर से छेड़छाड़ की। हाँ, मेरे ऑब्सेंस में तुम ठीक तो थे ना? और फिर एक जानी पहचानी आवाज आई, बोंगा की। मेरे ना होते हुए भी तुमने इतने बड़े काम कर डाले। कहीं मेरी वजह से तो तुम वापस नहीं आ पाए? हाँ, कुछ हद तक। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से चेतावनी मिली
क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बहुत लंबा चला गया था। अब बोंगा की आवाज सिर्फ मुझे सुनाई दे रही थी। यह एक खास बातचीत थी जो सिर्फ सिहू हताश के बीच होती है। वैसे मुझे इसमें शामिल करना नियमों के खिलाफ था। अब मैंने सोच लिया है कि छोटी छोटी बातों की फिक्र नहीं करूंगा। अब तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में आ जा भी सकता हूं, लेकिन तुम्हें रैंडम बॉक्स के बारे में कैसे पता चला? बस ऐसे ही मिल गया। ओफो, अभी भी पुरानी गलतियों के निशान बचे हैं। वो बॉक्स यहां क्या कर रहा है? पुरानी गलतियां? रुको, वो अजीब सा कॉइन वाला आइटम क्या तुम्हारा बनाया हुआ था? हालांकि मैं वॉर्स ऑफ सर्वाइवल का कंप्लीट रीडर था, फिर भी मुझे इसका नहीं पता था। हाँ यार, अगर उस टाइम मैं लालच में ना आता तो। वाह, ये सच में बहुत टेस्टी है। चौंकाने वाली बात है। बोंगा की शिकायत हासना की आवाज से कट गई। 10 मिनट पहले श्वेता की मदद से हम अपने बाकी साथियों से मिल गए थे। हासना और हितेश ने तब तक हमारी रखवाली की थी। खाने के बाद थोड़ी एनर्जी वापस आ जाएगी। हाँ, सच में लग रहा है कि मैं अब ठीक हो रही हूं। हासना अब काफी बेहतर लग रही थी। वह अपने कंधे घुमाकर चेक कर रही थी। लगता है उस जानवर के मांस में जहर हटाने की ताकत थी। वहां से तुम्हें और क्या मिला, उस जादुई स्टोव के अलावा? थोड़ी बहुत चीजें मिली हैं। मैंने हितेश की तरफ देखा। हितेश बार बार अपना नया स्टील शील्ड पहन और उतार रहा था, जैसे किसी को नई बाइक मिल गई हो। अब वह उसकी सतह को अच्छे से चमका रहा था। कैरेक्टर हितेश राजपूत तुम्हारे लिए थोड़ा वफादार महसूस कर रहा है। हासना ये देखकर थोड़ी जलन में आ गई और बोली, मेरे लिए कुछ है क्या? नहीं। वो तलवार कैसी है? वो मेरी है। क्या मान सबको बांटोगे? अगर उनके पास कॉइन है तो? तुम बहुत कंजूस हो रविंद्रनाथ। ऐसा समझ लो कि मेरी जिंदा रहने की आदत बहुत मजबूत है। जैसे ही हम लोग पके हुए चूहे का टुकड़ा आपस में बांट रहे थे, टनल खत्म हो गई। चारों ओर अचानक उजाला हो गया और कुछ लोग दिखने लगे। लेकिन माहौल थोड़ा अजीब था। बहुत हड़बड़ी और घबराहट थी। सेटलमेंट शुरू होने में 20 मिनट बाकी हैं। जिंदा रहने की कीमत तैयार रखें। मुझे तब ध्यान आया कि समय हो गया है। हां, अब वही समय आ गया था। हैरानी की बात यह थी कि अब पैसा देना इतना डरावना क्यों लग रहा था। प्लीज, मुझे कॉइन चाहिए। मेरे पास पूरे कॉइन नहीं है। कोई थोड़े कॉइन दे दो। अगर लोगों ने मिशनों में सही से हिस्सा लिया होता तो 100 कॉइन जुटाना आसान था, लेकिन ऐसे लोग कम ही थे। मैं 1 मिलियन नहीं, 10 मिलियन वोन दूंगा। बस कोई 100 कॉइन बेच दो। अब कॉइन की कीमत बहुत बढ़ गई थी। यह बात मजेदार थी। जिस चीज की पहले कोई कीमत नहीं थी, आज उसकी इतनी जरूरत हो गई थी। कुछ लोग दूर खड़े हंस रहे थे, क्योंकि उनके पास पहले से बहुत कॉइन थे। वो थे चंदन कुमार और उसके गैंग वाले दोस्त। कुछ लड़कियां उस गैंग की तरफ भागीं और बोली, तुमने कहा था 100 कॉइन दोगे। ऐसा क्या? मुझे याद नहीं। क्या मतलब? अगर मुझे एक बार और करने दोगी तो शायद सोच सकता हूं। हासना ने चुपचाप अपनी तलवार निकाली और गुस्से से उन्हें देखा। साले कमीने। हासना समीम की खास ताकत जागने वाली है। अब उसका समय आ गया था। अभी उसकी ताकत खुलती तो बुरा नहीं था, लेकिन जिस ताकत की मुझे जरूरत थी उसके लिए थोड़ा और धैर्य चाहिए था। तभी सिस्टम का एक और मैसेज आया, कुछ ही देर में सर्वाइवल सेटलमेंट शुरू होगा। बचाओ, कोई तो बचाओ। सभी के चेहरे बदल गए। हितेश ने दुख में सिर झुका लिया और हासना ने होंठ दबा लिए, तलवार हाथ में कसकर पकड़ ली। हर कोई जानता था कि इस सेटलमेंट का मतलब क्या है। सबने इसका दर्द पहले झेला था। रविंद्र जी। तभी श्वेता मेरी ओर मुड़ी। हां, इस दुनिया में कॉइन यानी ताकत। जिसके पास कॉइन है वो अच्छी चीजें खरीद सकता है। कॉइन ही सब कुछ है। कुछ सुप्रीम्स ने मिशनों के लिए सिफारिश दी है। षड्यंत्रकारी तुम्हारे फैसले को देख रहा है। गोल्डन हेडबैंड वाला कैदी तुम्हारे फैसले को देख रहा है। कठोर जज तुम्हारे फैसले को देख रहा है। और फिलहाल स्टेशन में सबसे ज्यादा कॉइन मेरे पास थे। जैसे ही मैं कुछ बोलने ही वाला था, तभी मुझे चंदन की आवाज सुनाई दी। अरे रविंद्र जी, आप सही वक्त पर आए। चंदन ने हमें देखकर मुस्कुराया। उसकी तेज आवाज सुनकर मुझे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। रविंद्र जी के पास बहुत सारे कॉइन्स हैं। कितना है? शायद ये हम सब में सबसे अमीर हैं, है ना?
कैरेक्टर चंदन कुमार ने भड़काना लेवल 2 नाम की स्किल चालू कर दी है। लोगों की निगाहें मेरी तरफ घूम गईं। कॉइंस? किसके पास हैं बहुत कॉइंस? ज्यादा समय नहीं लगा, सब मुझे घूरने लगे। चंदन वाकई बहुत चालाक था। तो तुम ही हो रविंद्रनाथ, प्लीज मुझे बचा लो। लोग हांफते हुए मेरी तरफ आने लगे। कम से कम 20 लोग थे। अगर मैं सभी को कॉइंस दे देता तो मुझे 2000 कॉइंस देने पड़ते, लेकिन अगर मैं नहीं देता तो मैं सबसे बुरा इंसान कहलाता। आपको चंदन कुमार के बारे में और ज्यादा समझ आ गई है। हाँ, रविंद्र जी, मेरे पास तो इतने कॉइंस नहीं है कि सबकी मदद कर सकूं, लेकिन आप तो अलग हो ना। क्या आप बस चुपचाप देखते रहेंगे? मैंने धीरे से सांस ली। यह तरीका मैं पहले भी देख चुका था। गुड सुप्रीम ज़ेसाबा ने चंदन को बुरा इंसान माना है, अब बस बहुत हो गया था। मुझे बचाओ प्लीज, मुझे भी बचा लो। लोग बहुत दुखी चेहरे बनाकर रोने लगे। हा 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 हा, कहानी मजेदार हो रही है, ध्यान दो, बस 10 मिनट बाकी हैं। बोंगा की आवाज बहुत खुश लग रही थी। बाकी लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। मैंने हल्की सी सांस ली, आंखें बंद की और फिर प्यार से बोला, तो तुम्हें कॉइंस चाहिए? फिर मैं हल्का सा हंसा। मैं क्यों दूं? मैंने सबकी तरफ देखा। पहला मिशन दिखाता था कि सबकी औकात क्या है। यहां कोई भी पूरी तरह अच्छा नहीं था। पहले मिशन में ही किसी को ठोक डाला, इसलिए यह और भी घिनौना लग रहा था। ये लोग जो दूसरों को कुचल कर बचना चाहते थे, लेकिन अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। कि क्यों नहीं दोगे? तुम्हारे पास तो बहुत कॉइंस हैं, थोड़ा सा दे दो ना। इसी बीच चंदन जोर से हंसने लगा। मुझे तो पहले से पता था कि रविंद्र जी ऐसा ही करेगा। जब रविंद्र यहां आया था तो क्या उसने खाना बेचकर कॉइंस नहीं लिए थे? अगर उस समय खाना मुफ्त दे देते तो आज कितने लोग जिंदा होते जानते हो? हां, यह सही कह रहा है। साले, मेरे कॉइंस वापस कर। अचानक सब मेरे खिलाफ हो गए। शायद यही चंदन चाहता था। रुको सब लोग, तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। रविंद्र जी ऐसा इंसान नहीं है। श्वेता और हितेश ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ उसे बुरा मान चुकी थी। फिर चंदन ने आखिरी पत्ता फेंका। रविंद्र, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। लोगों को उनके कॉइंस वापस कर दो। अगर मैं मना कर तो फिर बहुत बुरा होगा। 20 लोगों की भीड़ धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। आगे बढ़ो, कॉइंस दो। लेकिन कोई भी हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर कोल ग्रुप का एक आदमी आगे आया। क्या कर रहे हो सब? मारो इसे, मारकर इसके सारे कॉइंस ले लो। वो आदमी बहुत ताकतवर दिख रहा था। मैंने अपनी कैरेक्टर लिस्ट स्किल चालू की और उसका पूरा डेटा देखा। किरदार इन्फो नाम मृदुल त्रिवेदी, विशेषता दबंग बदमाश टाइप, ताकत के आंकड़े सहन शक्ति लेवल 8, ताकत लेवल 8, फुर्ती लेवल 8, जादू शक्ति लेवल 2। वो ऐसा इंसान था जिसके पास एक गुंडे जैसी ताकत थी। पहले वो इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन इसने कुछ ऐसा किया जिससे वो ताकतवर बन गया। उसने अपने आंकड़ों पर भरोसा करके बेवकूफी की। उस आदमी को मार डालो। उसके हाथ में एक लोहे की पाइप थी, एक ऐसी पाइप जिसमें लेवल 8 की ताकत थी। पहले का रविंद्रनाथ शायद डर जाता, लेकिन अब का मुझे यह सब मजाक लग रहा था। उसका हाथ कटकर जमीन पर गिरा और पाइप भी लुढ़क गई। खून से सना मेरी तलवार अनब्रोकन फेथ सफेद रोशनी छोड़ रही थी। मैंने एक नजर बाकी सब पर डाली। जिस तरह से मैंने कोल ग्रुप के एक आदमी को एक ही वार में गिरा दिया, सबके चेहरे डर से सफेद हो गए। अब जब मैंने थोड़ी ताकत दिखा दी थी तो असली बात शुरू करनी थी। कितने बेवकूफ हो तुम लोग? क्या सच में मानते हो कि यह सब मेरे कारण हो रहा है? मैंने चारों तरफ मौजूद लोगों की तरफ देखा। दूसरी तरफ चंदन थोड़ा घबरा गया था। असल में तुम सब जानते हो कि यह सब मेरी वजह से नहीं हो रहा। सबके चेहरे ऐसे थे जैसे कोई उन्हें धीरे धीरे सच्चाई समझा रहा हो। तुम लोग डर की वजह से ऐसा कर रहे हो। तुम्हें पता है कि कौन गलत है, लेकिन डर के मारे चुप हो। हाँ, देखो ना रविंद्र, तुम क्या बोल रहे हैं। इसलिए क्योंकि ये लोग तुमसे ताकतवर हैं, इनके पास ज्यादा ताकत है, ज्यादा कॉइन है। लेकिन दोस्तों, एक बात बताओ। मैं भीड़ की ओर एक कदम बढ़ा। सब लोग ऐसे पीछे हटे जैसे डर गए हों, लेकिन अब सब मेरे कंट्रोल में थे। आखिर ये तुमसे ताकतवर क्यों है? मैंने फिर एक कदम बढ़ाया।
और इनके पास तुमसे ज्यादा कॉइन क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि ये गुंडे हैं? हो सकता है। आपके आसपास के लोग हिल गए हैं, यानी डर गए हैं। डर के बावजूद कुछ सवाल उनके दिमाग में आने लगे। चंदन जी, आपके पास कितने कॉइन हैं? हाँ हाँ, तुम्हें नहीं पता? मैंने थोड़ा बेचा था। तो क्या लगता है कि बस उतना बेचकर इतनी ताकत मिल जाती है? सच में? चंदन चुप हो गया। मैंने सबके चेहरों को देखा। जब मैं कुछ दिन पहले घूमो स्टेशन आया था, तब यहां सत्यसाफी लोग थे। अब कितने बचे हैं? शायद 50 भी नहीं। जानते हो क्यों? वो लोग स्काउट बनकर बाहर गए थे और मॉन्स्टर्स ने। मॉन्स्टर्स? तुम अब भी उसकी बातें सुन रहे हो? तो फिर? अरे मूर्खों, दिमाग लगाओ। अगर वो लोग मॉन्स्टर की वजह से मरे हैं तो कोल ग्रुप के लोग क्यों नहीं मरे? अचानक सब एकदम चुप हो गए। और ये लोग हर बार ज्यादा ताकतवर बनकर कैसे वापस आते हैं? सुप्रीम षड्यंत्रकारी तुम्हारी बात से सहमत है कि कहीं ऐसा तो नहीं? लोग चंदन की तरफ देखने लगे। कोल ग्रुप वाले भी डर गए। अब मैं पूरी बात बोलने वाला था। उसने खुद कहा था, अगर तुम मुझे मार दो तो तुम्हें कॉइन मिलेंगे। सुप्रीम गोल्डन हेडबैंड वाला कैदी खुशी से अपने बाल नोच रहा है। लेकिन एक बात सोचो, इन्हें कैसे पता चला कि किसी को मारने से कॉइन मिलते हैं? तुम हासना जी, क्या यह सच है? चुप रहो, मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। जैसे ही चंदन पीछे हटा, कोल ग्रुप के लोगों ने अपने हथियार निकाल लिए। डरे हुए लोग रोने लगे। हा हा हा, बस 7 मिनट बचे हैं। मैं लोगों की ओर बढ़ा और बोला, अगर तुम में थोड़ी भी इज्जत बाकी है तो खुद लड़ो। ब्लेड ऑफ फेथ जोर से चमकी। लोगों की आंखों में गुस्सा भर गया। कम से कम वो चीज वापस लो जो तुमसे छीनी गई थी। मैं इंतजार कर रहा था, तभी कोल ग्रुप के लोग मेरी तरफ दौड़े। मैं भी उनकी तरफ भागा। अब ये दुनिया ऐसी बन गई है। सफेद रोशनी फैली और लोग चिल्लाने लगे। तभी किसी ने चिल्लाया, हां साले, तुम सब बस कॉइन हो और कुछ नहीं। लोग अब आगे बढ़ने लगे। ये वो लोग थे जो पहले भी किसी को मार चुके थे। मां, डोलसू जल्दी आओ, वही करो जो मेट्रो में मां के साथ किया था। बच्चे और माएं भी अब भाग रहे थे। हे हरामियों, वहां एक अधेड़ उम्र का कोरियन आदमी भी था। ये सब घटिया लोग हैं, लेकिन फिर भी वो लोग मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। कोल ग्रुप के पास ज्यादा लोग थे और उन्होंने इंसानों का शिकार कर करके बहुत सारे कॉइन जमा कर लिए थे, जिससे उनकी ताकत ज्यादा हो गई थी। लेकिन यह सब तब तक था जब तक मैं वहां नहीं था। जो लोग मुझ पर हमला करने आए, उनके हाथ पैर कटकर हवा में उड़ गए। किसी का शरीर काटने का अजीब एहसास मेरे हाथों में था। जमीन पर गिरे दुश्मन मुझे डरते हुए देख रहे थे। बा मेरी जान बख्श। तो तभी कोई मुझसे पहले आगे बढ़ा और उन गिरे हुए दुश्मनों पर तलवार चला दी। मैंने कहा था, मैं इन्हें मारूंगी। राइट फिगर नाम की शक्ति अब पूरी तरह जाग चुकी है। हासना की शक्ति अब जाग रही है। उसके शरीर से तेज चमक निकल रही थी। मैंने सिर हिलाया। अब सही वक्त आ गया था। हासना की शक्ति बन गई है जज ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी विनाश की जज, बुराई को खत्म करने वाली जज। 3 जज शक्तियों में से सबसे ताकतवर अब जाग चुकी थी। आपने इस शक्ति के बनने में बहुत योगदान दिया है। अब हासना भविष्य में आपकी तलवार बनने से पीछे नहीं हटेगी। अब तुम आराम करो। उसने नीली बर्फ जैसी आंखों से कहा, इन लोगों से मैं निपटूंगी। हासना ने जजमेंट टाइम नाम की अपनी खास ताकत चालू की है। गुड सुप्रीम्स ने इसकी इजाजत की है। जजमेंट टाइम शुरू हो चुका है। उसके चारों ओर खून की तरह लाल चमक फैल गई। उसकी तलवार हवा में भयानक लकीरें बना रही थी। वह कोल ग्रुप के बीच ऐसे चल रही थी जैसे एक तेज और सटीक तलवारबाज हो। खून हर तरफ उड़ रहा था। हा! पूरा सीन एक नरसंहार जैसा लग रहा था। लेकिन सिर्फ हासना ही नहीं, बल्कि श्वेता, हितेश और गौरव भी अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन कोई भी हासना जितना तेज नहीं था। जैसे वो पैदा ही मारने के लिए हुई हो, वह लगातार दुश्मनों को मार रही थी। अगर मैं किसी की बांह काटता तो वह उसके दिल में छुरा घोंप देती। अगर मैं पैर काटता तो वह उसका गला काट देती। मैं जिसे छोड़ देता उसे हासना खत्म कर देती। वह बिना डरे आगे बढ़ रही थी, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रही थी। इलाके में हर जगह खून फैला हुआ था। कोल ग्रुप का बस एक ही आदमी बचा था,
चंदन, लेकिन लोग उसे पीट पीट कर बुरी तरह घायल कर चुके थे। हासना ने मेरी तरफ देखा और मैंने सिर हिलाकर इशारा किया। चंदन मुझे देखकर हंसने लगा। हु हु तुम, वो बोलता ही रहा। तभी हासना उसके पीछे आई और उसे ऊपर से नीचे तक काट दिया। चैनल के सभी सुप्रीम्स बहुत खुश हुए। अब सब कुछ शांत हो गया था। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन लोगों को ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। वो पल जब उन्होंने मांस खाया था, जिंदगी को महसूस किया था, चलते वक्त मजाक किया था और शांति के पल जिए थे, अब सब कुछ सपना जैसा लग रहा था। ये बेकार मिशंस। श्वेता रो रही थी। गौरव ने आंखें बंद कर ली थीं। हितेश ने होंठ इतने जोर से काटे कि खून आ गया। हासना थक चुकी थी और खून में बैठी थी। हां, यही है इस दुनिया की सच्चाई। अब तय किया जाएगा कि कौन जिंदा रहेगा। चारों ओर पटाखों जैसी आवाजें आने लगीं। जिन लोगों के पास सिक्के थे वो बच गए, जिनके पास नहीं थे वो मर गए, और कोई किसी की मदद नहीं कर पाया। मैंने सब लोगों से कहा, उठो सब लोग। मैंने सिर उठाया, लेकिन ऊपर आसमान नहीं दिख रहा था। मैं कुछ देर उस दिखाई न देने वाले आसमान को देखता रहा, जैसे किसी बड़ी ताकत से लड़ रहा हूं। इस बार वो शोर मचाने वाले सुप्रीम्स भी कुछ नहीं बोले। ये मिशन तो बस शुरू हुआ है। जब सब सोच में थे, मैं अकेले अगले मिशनों के बारे में सोच रहा था। मेरा मन शांत था, जैसे किताब के पन्ने पलट रहे हों। मैंने गम हो स्टेशन से वो सब ले लिया जो मुझे चाहिए था। अब अनगला स्टेज था दानकुनी। अगली सुबह गुमहो स्टेशन में कुछ बदलाव थे। सबसे पहले हिमेश सैनी गायब हो गया था। लड़ाई शुरू होते ही वह छिप गया था और खत्म होने के बाद दिखाई नहीं दिया। मुझे नहीं पता वह स्टेशन में ही कहीं छिपा है या अगले स्टेशन की तरफ चला गया। अभी उसके बारे में मत सोचो। मुझे वह शुरू से पसंद नहीं था, और वैसे भी वो अकेला नहीं है जो गायब हुआ है। हासना की बात सही थी। कल की लड़ाई के बाद गुमहो स्टेशन में बहुत कम लोग बचे थे। असल में कम लोग नहीं बचे थे, बल्कि असली कहानी से ज्यादा लोग जिंदा थे। लेकिन ज्यादातर लोग रात को ही स्टेशन छोड़कर चले गए थे। शायद उनके पास अपनी अपनी वजहें रही होंगी। क्या जो लोग अब यहां हैं वे ठीक से रहेंगे? श्वेता ने बाकी लोगों को देखते हुए पूछा। मैं, श्वेता, हितेश, गौरव और हासना, हम 5 लोग ही थे। इनके अलावा और सिर्फ 5 लोग स्टेशन में बचे थे। हासना ने सबसे पहले कहा, अरे सुनो, क्या तुम लोग हमारे साथ चलना चाहते हो? ये सीधी बात सुनकर बाकी लोग थोड़े घबरा गए। उनमें से एक औरत जो एक बच्चे का हाथ पकड़े थी, आगे आई और बोली, हम अलग जाएंगे, हमारे पास थोड़े कॉइन बचे हैं। मैं सच में हैरान था कि वो मां बेटा इतनी खतरनाक लड़ाई के बाद भी बच पाए। अगर उनमें इतनी हिम्मत है तो शायद वो अकेले भी सरवाइव कर सकते हैं। हासना ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, तुम्हें शुभकामनाएं। जैसे ही वह मुड़ी, बाकी लोगों ने राहत की सांस ली। यह कोई अजीब बात नहीं थी। कल जो हुआ वो बहुत डरावना था। यह समझ आता है। किसी ने मदद देने से मना किया और किसी ने लोगों को बेरहमी से मार डाला। उनके लिए हासना भी शायद कोल ग्रुप जैसी ही लगती हो। मैंने पास खड़े हितेश से कहा, हितेश? हां। वो हासना को घूर रहा था और मेरी बात सुनकर चौंक गया। मुझे समझ आ गया वो क्या सोच रहा था। वो सोच रहा था कि क्या यही वही लड़की है जिसने कल पागलों की तरह कोल ग्रुप के सबको मार दिया था? तैयारी हो गई? हां, थोड़ी बेसिक है, लेकिन हो गई। पानी रखने के लिए बोतलें हैं, ठंड से बचने के लिए सामान है और इमरजेंसी चीजें भी हैं। सच में ऐसे समय में एक सैनिक बहुत काम आता है। बस इतना ही है। अगर और कुछ चाहिए तो? मैं कहने ही वाला था कि नहीं, कुछ और नहीं चाहिए, लेकिन तभी मुझे कुछ याद आया। ओह हां, क्या तुम पोर्टेबल बैटरी ढूंढ सकते हो? बैटरी? लेकिन क्यों? उसका सवाल सही था। मोबाइल में नेटवर्क तो था नहीं, तो फोन बेकार लग रहा था। मैंने बस इतना कहा, मुझे एक जगह उसकी जरूरत है। हितेश बोला कि वह ढूंढेगा और कोल ग्रुप के छोड़े हुए सामान में देखने लगा। गौरव और श्वेता भी मदद करने लगे। तब हासना मेरी ओर देखकर बोली, क्या हम अब चल रहे हैं? हां, चल रहे हैं। उसने ऐसे पूछा जैसे ये तो तय ही था कि हम दोनों साथ चलेंगे। यही है हासना, उसकी बातों में हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है। मेरे लिए यह अच्छी बात थी।
जज ऑफ डिस्ट्रक्शन स्किल वाली एक बहुत ताकतवर लड़की थी, जिस पर चंद्रशेखर जैसा मजबूत इंसान भी ध्यान देता। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें पूछनी है। अभी नहीं। ओह, तुम तो जैसे एक बंद दरवाजा हो, एकदम बंद। हासना ने हंसते हुए मुझे हल्के से मुक्का मारा। तुम्हें हासना समीम से अन्य 500 कॉइन मिले हैं। ये क्या? मैं बांट रही हूं। अकेले सब खाना अच्छा नहीं लगता, बाकी लोगों को भी दूंगी। मैं समझ गया कि वो क्या कह रही थी। कल उसने अकेले ही दुश्मनों को हरा दिया था, इसलिए ज्यादातर कॉइन उसी को मिले। लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो नहीं जानती थी कि असल में मेरे पास उससे कहीं ज्यादा कॉइन थे। मैं कंजूस रविंद्रनाथ नहीं हूं, समझे? वो फिर से 2-3 बार मेरी बाजू पर मुक्का मारती हुई अपने बैग के साथ टनल की ओर चल दी। बाकी काम तुम पूरा करो, मैं आगे जाकर कुछ इंतजाम करती हूं। बहुत दूर मत जाना, अकेले जाना थोड़ा खतरनाक है। हासना ने ऐसे हाथ हिलाया जैसे कह रही हो, फिक्र मत करो, और आगे बढ़ गई। कठोर जज को तुम्हारी दोस्ती पसंद आई है। ब्लैक ड्रैगन चुपचाप मुस्कुरा रहा है। मैं हवा में तैरते हुए इन मैसेजों को देख रहा था और बोला, कल तो बहुत कमाई की होगी, मजा आ रहा होगा ना? कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर कहा, ज्यादा एक्टिंग मत करो, मुझे पता है कि तुम देख रहे हो। हाँ हाँ, पकड़ लिया क्या? ये बोंगा की आवाज थी। कितना कमाया तुमने? वो थोड़ा बहुत। मैं कुछ बोले बिना उसे घूरता रहा। अरे ठीक है, समझ गया, तुमने फिर से पकड़ लिया। लो ये लो। सिहुहाता बोंगा ने तुम्हें 400-500 कॉइन दिए हैं। मैंने सोचा था कि ऐसा ही होगा। ये कमीना बोंगा। कॉइन स्पॉन्सर सीधे मुझे भेजते हैं, सिस्टम से नहीं। पता नहीं क्यों। मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। और हां, कुछ मैसेज भी आए हैं। फिर स्क्रीन पर कुछ और मैसेज दिखे। गोल्डन हेडबैंड वाला कैदी तुम्हारे काम से खुश है। कठोर जज को तुम्हारा फैसला अच्छा लगा। षड्यंत्रकारी तुम्हारी योजना से संतुष्ट है। अब समझ आया कि कल मुझे स्पॉन्सर मैसेज क्यों नहीं मिले। इतनी बड़ी बात हुई थी, लेकिन मुझे कम कॉइन मिले थे, और अब वजह साफ हो गई। कुल कॉइन 21,085। पिछली बार जो कॉइन मिले थे वो मैंने अपनी ताकत बढ़ाने में लगाए थे, और अब मेरे पास फिर से ढेर सारे कॉइन थे। अब फिर से अपनी ताकत बढ़ाने का समय था। सबसे पहले स्टैमिना जरूरी थी। 1200 कॉइन स्टैमिना पर खर्च किए गए। लेवल पहाड़ से लेवल 15 हुआ। अब तुम्हारा शरीर ज्यादा मजबूत हो गया है। मेरे पास कोई विशेष हमला करने की ताकत नहीं थी, तो मैंने ताकत भी बढ़ा ली। 1600 कॉइन स्ट्रेंथ पर खर्च किए गए। लेवल 11 से लेवल 15 हुआ। अब तुम्हारी मांसपेशियों में और ताकत आ गई है। भागने या बचने के लिए थोड़ी तेजी भी जरूरी थी। 400 कॉइन फुर्ती पर खर्च किए गए। लेवल 10 से लेवल 11 हुआ। अब तुम थोड़ा और तेज चल सकते हो। प्योर स्टार एनर्जी को बनाए रखने के लिए जादू की ताकत भी जरूरी थी। 1200 कॉइन मैजिक पावर पर खर्च किए गए। लेवल 6 से लेवल 10 हुआ। अब तुम्हारी आत्मा में एक खास जादुई शक्ति बस गई है। मैं और भी कॉइन खर्च कर सकता था, लेकिन जानबूझकर बचा कर रखा, क्योंकि दानकुनी में मुझे और भी जरूरी खर्च करने होंगे। अभी अभी मैंने 4,400 कॉइन खर्च कर दिए। कॉइन खर्च करना आसान भी है और सोच समझकर करना भी जरूरी है। काश मैं जन्म से ही अच्छी ताकत लेकर पैदा हुआ होता। वेज ऑफ सर्वाइवल की दुनिया में तो गौरव की स्टैमिना भी मुझसे ज्यादा होगी। और हां, 2 और मिशन तैयार हो गए हैं। तुम सच में कमाल कर रहे हो। लगता है मेरा चैनल भी जल्दी लेवल अप हो जाएगा। समझ गया। मुझे वैसे स्पॉन्सर का सहारा नहीं मिला जैसे और लोगों को मिला था, इसलिए मुझे ज्यादा कॉइन्स इकट्ठा करने थे। लेकिन जब मैंने बोंगा के साथ समझौता किया, तब भी मुझे कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसका चैनल छोटा था। छोटे मोटे सुप्रीम्स से काम नहीं चलने वाला था। ज्यादा सिक्के पाने के लिए जरूरी था कि ज्यादा ताकतवर सुप्रीम्स मेरे चैनल से जुड़े। एक बार हम दानकुनी पहुंच गए तो माहौल हमारे फेवर में हो जाएगा। अगर सब तैयार हैं तो चलें, किसी का कुछ छूटा तो नहीं। मेरे साथी पास आ गए और उन्होंने सिर हिलाकर हां कहा। उनके चेहरे देखकर लग रहा था कि कल जो कुछ भी हुआ उसने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया है। अब दानकुनी की तरफ हमारी असली यात्रा शुरू हो गई। कुछ दूरी पार करने के बाद एक सिस्टम मैसेज आया।
कहानी का दूसरा भाग शुरू हो गया है। मेन कहानी वर्स मुलाकात तरह, मेन कहानी कठिनाई। आसान, क्या करना है, सुरंग पार करो और मेन बेस में बचे लोगों से मिलो। समय सीमा नहीं है, इनाम 500 कॉइन, अगर फेल हो गए तो क्वेश्चन मार्क। यह मैसेज देखकर समझ में आ गया कि अब असली कहानी शुरू हो चुकी है। इस बार कहानी में एक मेन बेस भी था। हासना ने पूछा, मेन बेस कहां है? जवाब देने से पहले ही दूसरा मैसेज आ गया। अगला मेन बेस है दानकुनी। दानकुनी बस 3 स्टेशन ही तो दूर है। पहले तो ऐसा ही था। गड़गड़ की आवाज हुई। जमीन से अचानक बड़े बड़े चूहे निकल आए, करीब 30 ग्राउंड राइट्स। हासना चौकन्नी हो गई। हमें इन्हें पार करके ही आगे जाना होगा। हितेश आगे आया और बोला, मैं सबसे आगे रहूंगा। अपने स्पॉन्सर की मदद से उसकी ताकत अब सीसी पॉइंट्स तक पहुंच गई थी। उसने मुझसे कम सिक्के कमाए थे, लेकिन अब मेरी बराबरी करने लगा था। यह सब उसकी शुरू से ही अच्छी ताकत की वजह से था। काश मैंने भी शुरुआत में रोज एक्सरसाइज की होती। मैं पीछे रहूंगा। गौरव अभी थोड़ा कमजोर था, लेकिन वो अपनी स्किल जानवरों से बात करने की ताकत को लगातार सुधार रहा था। मुझ पर भरोसा रखें। श्वेता ने जादू से धागा बनाया, जिससे चूहों की चाल धीमी हो गई। भले ही उसकी लड़ाई की ताकत कम थी, लेकिन उसका कुल पॉइंट्स हासना के बराबर था। धड़ाम, एक चूहा गिरा। बस संख्या ज्यादा है, असल में यह ज्यादा खतरनाक नहीं है। और हासना की तो बात ही अलग है। उसके कुल स्टैट्स हितेश से कम थे, लेकिन उसकी स्किल्स बहुत अच्छी थीं। उसके पास एक खास ताकत थी, जज टाइम, जो उसे उसकी खास पहचान जज ऑफ डिस्ट्रक्शन की वजह से मिली थी। जब सामने वाला बुरा होता तो वो कभी हारती नहीं थी। आखिर में आखिरी ग्राउंड राइड भी गिर गया। हितेश ने अपना ढाल नीचे रखा और थका हुआ सा बोला, हफ, लगता है अब काफी है। असल में यह लड़ाई इतनी आसान नहीं होनी चाहिए थी। चाहे ये चूहे ज्यादा समझदार ना हो, पर 30 एक साथ हों तो मुश्किल हो ही जाती है। अगर मैं अकेला होता तो शायद इन्हें बिना अपनी स्किल करैक्टर मार्क से हराना मुश्किल होता। अब हमारी टीम पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। वे लोग सुरंग में और आगे बढ़ते गए। आखिरकार मेरे सामने एक नया स्टेशन आ गया, कुसून स्टेशन। लेकिन यहां कोई नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुसून स्टेशन मरे हुए लोगों और जमीन में रहने वाले चूहों की लाशों से भरा हुआ था। घाव देखकर लगा कि कुछ लोगों को चंद्रशेखर ने मारा था, न कि चूहों ने। आगे बढ़ो, अब सिर्फ 2 स्टेशन बाकी हैं। हम फिर से चल पड़े। वैसे भी कुसून से दिनपुर तक की दूरी सीधी लाइन में सिर्फ 1 किलोमीटर थी। जब हम दिनपुर स्टेशन के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां हमें फिर से चूहों का एक झुंड मिला। हमने उन्हें हराया। हमने कुल 2 किलोमीटर का रास्ता तय किया था, लेकिन लड़ाई इतनी मुश्किल थी कि सब बहुत थक गए। अब यहीं थोड़ा आराम करेंगे। हाय, अब तो बस एक स्टेशन बचा है, वहीं चलकर आराम कर लेते। पर यह कोई नहीं जानता कि वहां पहुंचकर आराम करने का मौका मिलेगा या नहीं। मेरी बात सुनकर सब चुप हो गए। इस दुनिया में खतरे सिर्फ राक्षस ही नहीं थे। मैंने इधर उधर देखा और कहा, लगता है यहां के लोग जल्दी चले गए थे। हो सकता है कुछ जरूरी सामान यहां बचा हो। हां, सही कहा। फिर तो जरूरी सामान। सुनकर श्वेता ने धीरे से हाथ उठाया। श्वेता और हासना की नजरें मिली। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस एक दूसरे की तरफ सिर हिलाया। फिर हासना मेरी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ? क्या रविंद्र जी कुछ जानना चाहते हैं? श्वेता का चेहरा थोड़ा डर गया। हासना, अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ये बस लड़कियों के बीच की बात थी। अगर मुझे ये बात समझ नहीं आती तो अजीब लगता। इंसानी जरूरतें तो हर हाल में चलती रहती हैं, चाहे दुनिया कैसी भी हो। फिर हितेश बोला, मैं बाथरूम चला जाता हूं। मैं थोड़ा चौंका, लेकिन जब स्टेशन की सुविधाएं सही हैं तो इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं। यही तो मेट्रो स्टेशन की खासियत है। मैं भी चलूंगा। यह गौरव था। दोनों साथ साथ चल दिए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक बड़ा और एक छोटा भाई हो। श्वेता ने मुझसे पूछा, क्या रविंद्र जी यहीं रहेंगे? मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर जाऊंगा। क्या? बाहर जहरीली धुंध है, जाना ठीक रहेगा? मैं बस थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं।
मेरी बात पर हांसना शक से बोली, कुछ तो गड़बड़ है। रविंद्र जी, आप कहीं अकेले में कुछ अच्छा खाने तो नहीं जा रहे? मैंने थोड़ी देर के लिए हांसना की तरफ देखा। यह मर्दों का एक छोटा सा राज है। कुछ समय बाद मैं दिनपुर स्टेशन के गेट नंबर 6 के सामने खड़ा था। पहले जो जानकारी मैंने पढ़ी थी उसके अनुसार यह जगह वही थी। आप जहरीली धुंध में घुस चुके हैं। जहरीले राइनोज का असर अब भी हवा में मौजूद था। इस बार मैंने बंदर के फेफड़े नहीं खरीदे थे, इसलिए मुझे जल्दी काम करना था। मैंने सांस रोककर पूरब की ओर जाने वाली एस्केलेटर पर छलांग लगाई। कुछ ही दूरी पर एक कांसे जैसी चमक वाली मूर्ति दिखाई दी। एक चद्दर उड़ने वाला सुप्रीम आपके काम से बहुत उम्मीदें रखता है। यह मूर्ति एक साधु की थी जो पुराने समय में रहता था। उसके हाथ में बांस की छड़ी थी और उसे देखकर एक शांत और पवित्र एहसास हो रहा था। मैंने मूर्ति के नीचे लिखा नाम देखा, सिद्धार्थ शंकर। ठीक है, बढ़िया। अभी तक यहां कोई और नहीं आया था। मैं मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और हाथ जोड़ लिए। वह सुप्रीम आपकी श्रद्धा देखकर खुश हुआ। आपको 100 कॉइन दिए गए हैं। मैंने बिना समय गंवाए प्योर स्टार एनर्जी का इस्तेमाल करके ब्लेड ऑफ फेथ को एक्टिव किया। वह सुप्रीम अब थोड़ा हैरान है कि आपने ऐसा क्यों किया, और फिर मैंने सिद्धार्थ की मूर्ति पर तलवार से वार कर दिया। वो सुप्रीम अब आपके काम से सदमे में है। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए रविंद्र इन ए डेथ गेम, सिर्फ XRTC यूट्यूब चैनल पर। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जितने भी दोस्त स्टोरी सुनते हैं उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।